Good morning. Good morning, students. How are you? I think you are fine. आप सभी अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि पहली वीडियो में जिसमें हमने मांग की लोच का अध्ययन किया था, उसमें सामान्यतः मांग की लोच का सामान्य परिचय, मांग की लोच की परिभाषाएं, मांग की लोच की श्रेणियां और मांग की लोच का मापन, मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात की थी। आज की वीडियो में हम अध्ययन करेंगे मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारक या तत्व, मांग की लोच का महत्व, मांग की आय लोच, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और मांग की तिरछी या आड़ी लोच। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। हम प्रारंभ करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व, मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, उनकी बात करते हैं। यदि आप देखा जाए, सबसे पहले है नेचर ऑफ द कमोडिटी, वस्तु की प्रकृति। जैसा कि हम अध्ययन कर चुके हैं, वस्तु कई प्रकार की होती है। अनिवार्य वस्तुएं होती हैं, विलासिता की वस्तुएं होती हैं, आरामदायक वस्तुएं होती हैं। तो वस्तु की प्रकृति के अनुसार मांग की लोच निर्धारित होती है। अनिवार्य वस्तुएं, नेसेसिटीज की मांग की लोच इकाई से कम लोचदार या अपेक्षाकृत बेलोचदार होती है। विलासिता की जो वस्तुएं होती हैं, उनकी मांग की लोच इकाई से अधिक लोचदार या अत्यधिक लोचदार होती है। और आरामदायक जो वस्तुएं होती हैं, उनकी मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। कंफर्ट गुड्स जो होती हैं, वो उनकी मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। इसी प्रकार यदि हम बात करें अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, स्थानापन्न वस्तुओं की मौजूदगी है। यदि स्थानापन्न वस्तुएं हैं तो मांग की लोच इकाई से अधिक लोचदार होगी, और यदि स्थानापन्न वस्तुएं नहीं हैं तो मांग की लोच इकाई से कम लोचदार होगी। यदि सपोज किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, उस वस्तु की कीमत बढ़ने से उसके जो सब्स्टिट्यूट हैं, स्थानापन्न वस्तुएं हैं, वो यूज करने लगेंगे तो उनकी मांग की लोच घट जाएगी, और जो सब्स्टिट्यूट हैं, जो स्थानापन्न वस्तुएं हैं, उनकी मांग की लोच बढ़ जाएगी। इसलिए जब सब्स्टिट्यूट मौजूद होते हैं तो मांग की लोच इकाई से अधिक लोचदार होती है, अर्थात अत्यधिक लोचदार होती है। इसको हम कह सकते हैं। वैरायटीज ऑफ यूज ऑफ कमोडिटी, वस्तुओं के विभिन्न उपयोग। ये देखा जाता है कि यदि वस्तुओं के विभिन्न उपयोग हैं तो उनकी मांग की लोच अधिक लोचदार होती है। और यदि वस्तुओं का एक ही उपयोग, जैसे नमक है, नमक का एक ही उपयोग है, अर्थात नमक से हम केवल जो हमारी खाने की वस्तुएं हैं उनको नमकीन करते हैं, टेस्टी करते हैं, तो नमक की मांग की लोच इकाई से कम लोचदार या अपेक्षाकृत अधिक बेलोचदार होती है। जबकि बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, जिनके विभिन्न उपयोग हैं, हम टीवी चला सकते हैं, प्रेस चला सकते हैं, फ्रिज चला सकते हैं, एसी चला सकते हैं, पंखा चला सकते हैं, बहुत सारे जो अप्लायंसेस हैं उनको चला सकते हैं, जिसके कारण जो विभिन्न उपयोगों में वस्तु आती है उनकी मांग की लोच अपेक्षाकृत लोचदार होती है, अधिक लोचदार होती है। जिनके अनेक उपयोग होते हैं उनकी मांग की लोच अधिक लोचदार होती है, क्योंकि उनकी कीमत घटने पर वो अधिक वस्तुओं के प्रयोग की जाने लगती है। अर्थात जिनकी वस्तुओं के विभिन्न उपयोग होते हैं, वैरायटी ऑफ यूजेज होती है कमोडिटी की, उनकी मांग की लोच अपेक्षाकृत अधिक लोचदार होती है। नेक्स्ट है पोस्टपोनमेंट, उपभोग का स्थगन करना। यदि हम स्थगित कर सकते हैं किसी वस्तु के उपभोग को, यदि हम स्थगित कर सकते हैं तो उसकी मांग की लोच लोचदार होती है। जैसे कि अनाज है, खाना है, पानी है, उसकी मांग की लोच बेलोचदार होती है, क्योंकि उसके उपभोग को हम स्थगित नहीं कर सकते। हमें भूख लगी है तो हमें भोजन करना पड़ेगा, उसकी मांग की लोच बेलोचदार होती है। और जूते हैं, शूज हैं, पैंट है, शर्ट है, एसी है, जिनकी मांग की लोच को हम स्थगित कर सकते हैं, आगे आने वाले समय में यूज कर सकते हैं, उनकी मांग की लोच अपेक्षाकृत लोचदार हो जाती है। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस ऑफ हैबिट्स, किसी की आदत पड़ जाना। जैसे कि जो बुरी हैबिट्स होती हैं, सिगरेट्स है, तंबाकू है, चाय है, कॉफ़ी है, इनकी हैबिट पड़ जाती है तो उनकी मांग की लोच बेलोचदार हो जाती है। उनकी कीमत में यदि अधिक वृद्धि हो जाती है तो भी उनकी मांग में कमी नहीं आती है।
अर्थात जिन वस्तुओं के हम हैबिचुअल हो जाते हैं या उपभोक्ता हैबिचुअल हो जाता है, वो आदत पड़ जाती है, उन वस्तुओं की मांग की लोच बेलोचदार हो जाती है और जिनकी आदत नहीं पड़ती है उनकी मांग की लोच लोचदार होती है। नेक्स्ट है प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन कमोडिटी। आय का कितना भाग हम उस वस्तु पर व्यय कर रहे हैं, ये भी मायने रखता है। यदि हम अल्प अनुपात अपनी आय का बहुत ही कम भाग उस वस्तु पर उपभोग यूज करते हैं, स्पेंड करते हैं, खर्च करते हैं, तो उस वस्तु की मांग की लोच अपेक्षाकृत बेलोचदार होती है। जैसे माचिस है, नमक है, अखबार है, पेपर है, न्यूज़पेपर, उन पर हम अपनी आय का बहुत ही अल्प भाग, बहुत ही कम भाग यूज करते हैं, तो उनकी मांग की लोच बेलोचदार होती है। और यदि जिन पर हम अधिक करते हैं उनकी मांग की लोच लोचदार होती है। रेंज ऑफ प्राइस, प्रचलित कीमत। इसको हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि जो प्रचलित कीमत है वो मांग वक्र के किस हिस्से में है। यदि प्रचलित कीमत मांग वक्र के ऊपर के हिस्से में है तो मांग की लोच अपेक्षाकृत लोचदार होती है, और यदि प्रचलित कीमत मांग वक्र के नीचे के हिस्से में है तो मांग की लोच अपेक्षाकृत बेलोचदार होती है, अर्थात इलास्टिसिटी यूनिटी से कम होती है, इकाई से कम होती है। नेक्स्ट यदि हम बात करें इनकम ग्रुप, इनकम ग्रुप का हम बात करें, दो वर्ग होते हैं आय वर्ग में, गरीब वर्ग और अमीर वर्ग। मध्यम वर्ग भी होता है, लेकिन जहाँ पर इनकम इनइक्वालिटीज ज़्यादा पाई जाती हैं वहाँ पर दो वर्ग का बाहुल्य पाया जाता है। हम बात करें गरीब वर्ग की, गरीब वर्ग के लिए मांग की लोच या किसी वस्तुओं के लिए मांग लोचदार होती है, अधिक लोचदार होती है, अर्थात यूनिटी से अधिक होती है, इकाई से अधिक होती है। जबकि जो अमीर व्यक्ति होते हैं, प्रचलित कीमत का कम हो जाए या अधिक हो जाए, क्योंकि उनकी इनकम बहुत होती है, उन पर प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात अमीर व्यक्ति के लिए मांग बेलोचदार होती है, जबकि गरीब व्यक्ति के लिए मांग लोचदार होती है। अवधि, एलिमेंट्स ऑफ टाइम, इसकी यदि बात करें तो अल्पकाल में मांग बेलोचदार होती है, क्योंकि अल्पकाल में यदि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो तत्काल हम उसके उपभोग को स्थगित नहीं कर सकते, उसके उपभोग को बंद नहीं कर सकते, जब तक कि उसका सब्स्टिट्यूट ना मिल जाए या उसके उपभोग को हम धीरे धीरे कम ना कर दें। अर्थात अल्पकाल में किसी वस्तु की मांग बेलोचदार होती है, और दीर्घकाल में जैसे ही वस्तु की कीमत बढ़ जाती है हम उसके उपभोग को कम कर सकते हैं, दीर्घकाल में उस वस्तु की मांग लोचदार हो जाती है। पैटर्न ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, आय का वितरण। आय के वितरण में प्रोफेसर टाजिंग ने इसके बारे में बताया है, यदि आय का वितरण समान है तो मांग लोचदार होगी, इकाई से अधिक लोचदार होगी, क्योंकि यदि आय वर्ग समान है तो मध्यम वर्ग की प्रधानता पाई जाती है, जो मिडिल इनकम ग्रुप है उसकी प्रधानता पाई जाती है, और उसके लिए मांग जो है लोचदार होती है। यदि असमान वितरण है, जैसा कि हमने बात किया, संपत्ति या आय का अधिक जो हिस्सा है वो अमीर व्यक्तियों के हाथे में है, बहुत कम गरीब है, गरीब व्यक्ति और अमीर व्यक्ति है, तो मांग जो है वो बेलोचदार। तो ये फैक्टर्स हैं जो मांग की लोच को या मांग की कीमत लोच को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस ऑफ कंसेप्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कुछ महत्व क्या है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बिजनेस डिसीजंस में किसी देश की आर्थिक नीति के निर्माण में मांग की लोच का बहुत महत्व होता है। व्यापार चक्रों के नियंत्रण में, अर्थव्यवस्था में मुद्रा प्रसार हो, मुद्रा संकुचन हो, इन्फ्लेशन हो या डिप्रेशन हो, उसको उसके प्रभाव को नष्ट करने में सरकार को क्या डिसीजन लेने पड़ते हैं, उसमें मांग की लोच बहुत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से बिजनेस डिसीजन है कि कीमत कम रखी जाए, कीमत अधिक रखी जाए, बिजनेस को विस्तार किया जाए, बिजनेस का संकुचन किया जाए, उस समय भी मांग की लोच, जो वस्तु बना रहे हैं उसकी मांग की लोच मार्केट में किस प्रकार की है, उपभोक्ता के लिए किस प्रकार की है, उसका बहुत महत्व है। नंबर सेकंड, इंपॉर्टेंस ऑफ कंसेप्ट ऑफ फॉर्मेटिंग टैक्स पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। सरकार के लिए टैक्स पॉलिसी बनाते समय कि किस टैक्स की रेट कितनी रखी जाए, जिसका इंसिडेंस किस पर पड़ रहा है, इसका कैलकुलेशन भी हम मांग की लोच के द्वारा निर्धारित करते हैं। किसी देश के वित्त मंत्री को मांग की लोच का अध्ययन करना पड़ता है कि वस्तु के लिए कितना उसकी मांग की लोच किस प्रकार की है। यदि मांग लोचदार है और हम उस पर टैक्स लगाते हैं तो वस्तु की कीमतें बढ़ जाएंगी, फलस्वरूप
उसकी डिमांड कम हो जाएगी और सरकार या वित्त मंत्री जो टैक्स कलेक्शन चाह रहे हैं, राशि को कलेक्ट करना चाह रहे हैं, वो नहीं होगा। और यदि वस्तुएं की मांग बेरोजगार है तो कीमत बढ़ने पर भी उनकी मांग बनी रहेगी और सरकार का जो उद्देश्य है कलेक्शन का वो पूरा हो सकता है। अर्थात जो टैक्स पॉलिसी है उसमें भी मांग की लोच बहुत महत्वपूर्ण है। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के जो रिवार्ड्स हैं, अतः उत्पत्ति के साधनों के जो हम पेमेंट करते हैं, श्रम है, पूंजी है, भूमि है, इंटरप्रेन्योर है, उनको जो हम लगान है, लाभ है, ब्याज है या रेंट है, उनको किस प्रकार से मिलते हैं, उस पर भी मांग की लोच बहुत महत्वपूर्ण है। यदि उत्पत्ति के साधनों की मांग, उत्पादक के लिए उत्पत्ति के साधनों की मांग बेलोचदार है तो फैक्टर्स प्राइस या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के जो प्राइस हैं वो अधिक होंगे, और यदि लोचदार है तो प्राइस कम होंगे। मांग बेलोचदार है तो प्राइस अधिक होंगे क्योंकि उसको काम अपना काम कराना ही है, और यदि लोचदार है तो प्राइस कम होंगे। नेक्स्ट, टू डिटरमाइन द टर्म्स ऑफ ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज। इसमें भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करें या टर्म ऑफ ट्रेड में हम व्यापार की विनिमय शर्त जो हैं वो भी मांग की लोच के अनुसार ही निर्धारित होती है। जैसे हम इंडिया और शेष विश्व की बात करें, भारत जो एक्सपोर्ट करता है, यदि विदेशों में उस एक्सपोर्ट की मांग की लोच अपेक्षाकृत बेलोचदार है तो हम अपने एक्सपोर्ट्स की कीमतें अधिक प्राप्त कर सकते हैं और विदेशी जो राशि है वो अधिक प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि इंपोर्ट्स हमारे लोचदार हैं या बेलोचदार हैं, उन इंपोर्ट्स की मांग की लोच हमारे देश में इंडिया में किस प्रकार की है, उससे निर्धारित होगा कि जो विदेशी हैं वो इंपोर्ट्स जो हम वस्तुएं इंपोर्ट कर रहे हैं उनकी कीमतें किस प्रकार रखी हैं। यदि हमारे लिए इंपोर्ट्स जो वस्तुएं हैं उनकी मांग की लोच बेलोचदार है तो हमें अधिक राशि चुकानी पड़ेगी, जिसके फलस्वरूप हमें जो हमारी जो राशि है, जो इंडियन करेंसी है, वो विदेशों में जाएगी। अर्थात टर्म्स ऑफ ट्रेड। इसी प्रकार से नेक्स्ट यदि हम बात करें रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जो विदेशी विनिमय दर का निर्धारण में भी मांग की लोच का बहुत महत्व होता है। जो फॉरेन एक्सचेंज की डिटरमिन के प्रिंसिपल्स हैं, पीपीवी थ्योरी हैं या और 2-3 थ्योरी हैं, उनमें भी मांग की लोच का हम महत्व रखते हैं। नेशनलाइजेशन, किस इंडस्ट्री का नेशनलाइजेशन करना चाहिए, किसका नहीं करना चाहिए, इसके भी मांग की लोच की धारणा निश्चित करती है कि किन किन उद्योगों को साधनिक बताकर वो अपने अंडर में लें। जिन वस्तुओं की मांग बेरोजगार होती है उनमें हम सरकार अपने अंडर में ले लेती है, उनको नेशनलाइज किया जा सकता है, और जो नहीं है उनको नेशनलाइज नहीं किया जाता, उनको प्राइवेट सेक्टर में छोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार से इकोनॉमिक एनालिसिस concept of price elasticity of demand helps in explaining poverty। अर्थात इसमें कह सकते हैं हम कि आधिक्य के बीच दरिद्रता। जैसे किसानों का होता है, जिस वर्ष उनका उत्पादन अधिक होता है उनके उत्पादन की कीमत कम हो जाती है और आधिक्य में दरिद्रता होती है। ये भी मांग की लोच होती है क्योंकि जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हैं या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं उनकी मांग की लोच अपेक्षाकृत बेलोचदार होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस रही प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की आय लोच। मांग की आय लोच क्या होती है? जिस प्रकार से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, मांग की कीमत लोच है, इसी प्रकार से इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आय में परिवर्तन होने पर मांग मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसकी माप को, उसके परिमाण को हम मांग की आय लोच कहते हैं। इसमें कीमत में परिवर्तन नहीं होता है, इसमें आय में परिवर्तन के प्रति, इनकम में क्या परिवर्तन हुआ, इनकम के परिवर्तन के रेस्पॉन्स में क्वांटिटी डिमांडेड में क्या परिवर्तन हुआ, उसकी माप को हम मांग की आय लोच कहते हैं। मांग की आय लोच जैसे कि इसमें दिया हुआ है, EY इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और परसेंटेज चेंज इन इनकम। इसी प्रकार निकालते हैं कीमत में मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन और आय में आनुपातिक परिवर्तन। जैसे कि दे रखा है डेल्टा Q अपॉन डेल्टा Y इंटू Y अपॉन Q। यहाँ डेल्टा जो है वो परिवर्तन की दर को बता रहा है, Q क्वांटिटी है और Y इनकम। यदि हम इसकी प्रकार देखें तो मांग की आय लोच कई प्रकार की होती है, पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है। वो अलग अलग जिस वस्तु के आधार पर होती है कि वस्तु नेसेसिटी है, लग्जीरियस है या कम्फर्ट्स है। यदि हम बात करें लग्जीरियस की, अर्थात विलासिता की वस्तुओं की, विलासिता की वस्तुओं की मांग की लोच पॉजिटिव होती है।
अर्थात यदि हमारी आय बढ़ जाती है तो उन वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है, यदि हमारी आय घट जाती है तो जो लग्जीरियस वस्तुएं हैं उनकी मांग कम हो जाती है। अर्थात जिस दिशा में आय चलती है उसी दिशा में लग्जीरियस वस्तुओं की या जो हमारी विलासिता की वस्तुएं हैं उनकी मांग में वृद्धि होती है और उसी अनुसार कमी होती है। जैसा कि प्रस्तुत रेखा चित्र में हम देख सकते हैं, इसमें ये डी वाई मांग वक्र है। इसके अनुसार यदि इनकम ओ वाई है तो क्वांटिटी ओ क्यू है। यदि आय बढ़कर ओ वाई वन आई वाई टू हो जाती है तो क्वांटिटी डिमांडेड लग्जीरियस वस्तुओं की ओ क्यू टू हो जाती है। अर्थात ध्यान रखें कि जितनी भी लग्जीरियस वस्तुएं होती हैं या विलासिता की वस्तुएं होती हैं उनकी मांग की आय की लोच धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। नेक्स्ट यदि बात करें हम नेसेसिटीज की, आवश्यक वस्तुओं की, आवश्यक वस्तुओं की जो मांग की आय लोच है वो इकाई से कम लोचदार होती है। पॉजिटिव तो होती है लेकिन इकाई से कम लोचदार होती है, वो इकाई से अधिक लोचदार होती है। जो जो हमारी आय बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ती है लेकिन आय के अनुपात में कम बढ़ती है। जितनी इनकम बढ़ती है उतनी हमारी क्वांटिटी डिमांडेड नहीं बढ़ती। मान लो हमारी आय 10% बढ़ जाती है, किसी उपभोक्ता की आय में 10% की वृद्धि होती है और जिसके फलस्वरूप जो क्वांटिटी डिमांडेड है, मांग मात्रा है वस्तु की, उसमें केवल 5% की वृद्धि होती है। तो जो इस प्रकार की मांग की आय लोच जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं, अति आवश्यक वस्तुएं होती हैं, उनकी होती है मांग की आय लोच धनात्मक होती है लेकिन इकाई से कम लोचदार होती है। नेक्स्ट यदि हम बात करें, ये कंफर्ट गुड्स, कंफर्ट गुड्स की आय लोच इकाई के बराबर होती है। अर्थात इसमें आय में परिवर्तन और वस्तु की मांग मात्रा में परिवर्तन समान अनुपात में होते हैं। सपोज किसी उपभोक्ता की आय में 10% की वृद्धि हुई और फलस्वरूप वस्तु की मांग मात्रा में भी 10% की ही वृद्धि हो, अर्थात आय में परिवर्तन और मांग मात्रा में परिवर्तन बिल्कुल समान अनुपात में हो तो मांग की आय की लोचदार या इकाई के बराबर लोचदार होती है। ई वाई इज इक्वल टू 1। जैसे ये प्रस्तुत देखा चित्र में दिखा गया, ये डायग्राम है। इनकम ओ वाई मांग ओ क्यू, इनकम बढ़कर ओ वाई टू हुई, उसी अनुसार उसी अनुपात में हमारी क्वांटिटी डिमांडेड जो है मांग मात्रा है Q1 से बढ़कर Q2 हो गई है। अर्थात ये देख सकते हैं Y1 Y2 इज इक्वल टू Q1 Q2, इनकी जो दूरी है वो आपस में बराबर होगी और मांग की आय लोच इकाई के बराबर लोचदार होगी। इन्फीरियर गुड्स, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, मांग के नियम में भी हमने पढ़ा है, कुछ इन्फीरियर गुड्स होते हैं और कुछ गिवन गुड्स होती हैं, उनकी मांग की आय की लोच ऋणात्मक होती है। अर्थात आय के वृद्धि के फलस्वरूप उनकी मांग मात्रा में वृद्धि हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि हम उन वस्तुओं के स्थान पर जो अच्छी वस्तुएं होती हैं, इन्फीरियर गुड्स के स्थान पर जो सुपीरियर गुड्स होती हैं, उनका इस्तेमाल करने लगते हैं। ये आय वर्ग पर सापेक्षिक ये क्रम है, सभी पर लागू नहीं होता है। अमीर व्यक्ति यदि गुड़ खा रहे हैं, उनकी आय में वृद्धि हो जाती है तो गुड़ की मात्रा कम हो जाएगी और उसके स्थान पर चीनी को रिप्लेस कर देंगे। तो इस प्रकार से इन्फीरियर गुड्स की मांग की लोच ऋणात्मक होती है। इसी प्रकार से जो गिवन गुड्स हैं उनकी मांग की लोच भी ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट बदलिए बात करें जीरो इलास्टिसिटी। जीरो इलास्टिसिटी की बात ये होती है कि किन्हीं वस्तुओं की मांग की लोच शून्य भी होती है। आय में वृद्धि हो या कमी हो, उससे मांग की आय लोच उन वस्तुओं की लोच पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उनकी मांग मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इनकम OY1 OY2 OY3 होगी, लेकिन जो क्वांटिटी डिमांडेड है, जो वस्तु की मांग मात्रा है वो OQ के बराबर ही है। अर्थात वस्तु की मांग मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अधिकांशतः जो बहुत ही एसेंशियल गुड्स होती हैं, नमक है, दिया सलाई है, माचिस है, अखबार है, उनकी मांग मात्रा इस प्रकार की होती है। आय के बढ़ने पर ऐसा नहीं है कि हम नमक की बहुत अधिक मात्रा खरीदने लगे या माचिस की बहुत अधिक मात्रा खरीदने लगे, तो इनकी जो मांग की आय लोच होती है वो शून्य के बराबर होती है। ये एक पूरा डायग्राम दे रखा है, जितने भी हम पढ़ पाए हैं, ये यहाँ से यहाँ तक धनात्मक है और ये आगे जाकर ऋणात्मक हो जाता है। यहाँ पर गिवन गुड्स और जो इंफीरियर गुड्स है E से F तक, उनके लिए ये आय वर्ग के लिए दिखाया गया है। नेगेटिव इनकम आय लोच हो जाती है यहाँ पर, और यहाँ तक A से लेकर D तक ये धनात्मक होती है। नेक्स्ट बात करते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अर्थात मांग की आड़ी या तिरछी लोच। मांग की आड़ी या तिरछी लोच हम दो वस्तुओं के संदर्भ में करते हैं। वस्तुएं
आपस में दो प्रकार से संबंधित हो सकती हैं। या तो वस्तु एक दूसरे की पूरक हो सकती है, अर्थात एक साथ इस्तेमाल की जाती है, जैसे पेन और स्याही है, कार और पेट्रोल है, एक जूता बाएं पैर का जूता और दाएं पैर का जूता है। और एक संबंध हो सकता है कि वस्तुएं एक दूसरे की सब्स्टिट्यूट हैं, एक दूसरे की स्थानापन्न वस्तुएं हैं, एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जाती हैं, जैसे चाय और कॉफी है, विभिन्न प्रकार के पेन एक दूसरे के स्थानापन्न होते हैं। तो इनकी एक वस्तु की कीमत परिवर्तन के फलस्वरूप दूसरी वस्तु की मांग मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है, अर्थात एक एक्स वस्तु, मान लो हम एक्स वस्तु और वाई वस्तु दो आपस में संबंधित वस्तु हैं, रिलेटेड गुड्स हैं, उनमें एक्स की कीमत के परिवर्तन के फलस्वरूप एक्स की कीमत में जो परिवर्तन होता है उसके फलस्वरूप वाई की मांग मात्रा में क्या प्रभाव होता है, वाई की मांग मात्रा पर की जो माप होगी, वो परिवर्तन की माप होगी, उसको हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। जैसा कि इसमें दिखाया गया है, क्रॉस इलास्टिसिटी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स, एक्स वस्तु की मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, और परसेंट चेंज इन प्राइस ऑफ वाई, वाई वस्तु की कीमत में परिवर्तन, अर्थात वाई वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप एक्स वस्तु की मांग मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसको हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या मांग की आड़ या तिरछी लोच कहते हैं। ये इसका दे रखा है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। यहाँ पर ये डेल्टा क्यू हमारी जो एक्स वस्तु की मांग मात्रा में परिवर्तन है, ये हमारा डेल्टा पी वाई वस्तु की कीमत में परिवर्तन है, ये वाई वस्तु की कीमत है, और ये एक्स वस्तु की मांग मात्रा है। इसके द्वारा हम जो मांग की आड़ी या तिरछी लोच को निकाल लेते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक्स वस्तु के संदर्भ में पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, और वो डिपेंड किस पर करता है कि वस्तु सब्स्टिट्यूट है, कॉम्प्लीमेंट्री है और अनरिलेटेड है। सब्स्टिट्यूट का मतलब स्थानापन्न वस्तु है, कॉम्प्लीमेंट्री पूरक वस्तुएं हैं, और अनरिलेटेड अर्थात स्वतंत्र हैं, एक दूसरे से वस्तु संबंधित नहीं है। इसको हम देखते हैं, ये सब्स्टिट्यूट गुड्स। यदि एक्स और वाई एक दूसरे की स्थानापन्न वस्तुएं, अर्थात एक्स के स्थान पर वाई और वाई के स्थान पर एक्स को यूज किया सकता है, तो उनकी मांग की जो क्रॉस इलास्टिसिटी है या आड़ी या तिरछी लोच है वो धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। रेखा चित्र के द्वारा देख सकते हैं। आप देखें इसमें इधर हमने जो वाई एक्स पे लिया है वो वाई की कीमत है, और इधर एक्स की मांग मात्रा है, या इधर कॉफ़ी के प्राइस है और इधर हमने चाय की मांग मात्रा ली है। जब आप देखें कॉफ़ी की कीमत ओ वाई से बढ़कर ओ वाई वन हो जाती है, तो चाय की मांग मात्रा ओ एक्स से बढ़कर ओ एक्स टू हो जाती है। यहाँ पर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर कॉफ़ी की कीमत बढ़ने से कॉफ़ी की मांग मात्रा कम हो जाएगी। कीमत में अधिक हुई कॉफ़ी की, तो कॉफ़ी की मांग मात्रा कम हो जाएगी, और उसके स्थान पर जो स्थानापन्न वस्तु हैं, लोग बाग या उपभोक्ता चाय का उपभोग करने लगेंगे। अर्थात जो स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं वो एक दूसरे की पॉजिटिव कोरिलेट करती हैं, पॉजिटिव उनकी मांग की आड़ी या तिरछी लोच होती है। नेक्स्ट, यदि हम बात करें जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती है, अर्थात एक दूसरे की पूरक वस्तुएं होती है। पूरक वस्तु जैसे पेन और स्याही है, कार और पेट्रोल है, इसी प्रकार से बाएं पैर का और दाएं पैर का जूता है, उनकी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नेगेटिव होती है, ऋणात्मक होती है। अर्थात एक वस्तु की कीमत में कमी के फलस्वरूप दूसरे वस्तु की कीमत में भी कमी हो जाती है। ये आप देख सकते हैं। इसमें आप देखें कि यदि कार की कीमत ओ वाई है, कम है, कीमत यहाँ पर है, तो पेट्रोल की मांग मात्रा ओ एक्स है, इतनी है। और यदि कार की कीमत बढ़कर ओ वाई वन हो जाती है, यहाँ कार की कीमत बढ़ गई तो कार की मांग कम हो जाएगी, कार की मांग कम हो जाएगी तो पेट्रोल की मांग भी कम हो जाएगी। अर्थात यहाँ पर आप देखें पेट्रोल की मांग जो है वो घटकर ओ एक्स वन हो गई है। अर्थात जो वस्तुएं एक दूसरे की पूरक वस्तुएं होती हैं, एक दूसरे की साथ यूज की जाती हैं, एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर दूसरे की मांग मात्रा कम हो जाती है, और एक वस्तु की कीमत कम होने पर दूसरे की मांग मात्रा बढ़ जाती है। अर्थात उनकी क्रॉस इलास्टिसिटी नेगेटिव होती है। नेक्स्ट, यदि हम बात करें अनरिलेटेड वस्तुएं जिनका कोई भी संबंध नहीं है, जैसे कि कार और साल्ट की बात करें, या हमारे जूते और नमक की बात, एक दूसरे से कोई संबंधित नहीं है। यदि जूते की कीमत कम हो जाए तो साल्ट की मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और इनकी क्रॉस इलास्टिसिटी शून्य होती है, जीरो होती है। यह डायग्राम दे रखा है, यहाँ प्राइस ऑफ साल्ट है, कितना ही बढ़ जाए कितना ही कम हो जाए,
कार की मांग मात्रा पर या जूते की मांग मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात वस्तुएं एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, उनकी मांग की लोच आड़ी या तिरछी लोच शून्य होती है। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। ये हमारी मांग की लोच का चैप्टर, चाहे मांग की कीमत लोच हो, मांग की आय लोच हो, या मांग की आड़ी या तिरछी लोच हो, मांग की लोच का मापन हो, मांग की लोच का महत्व हो, या मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व हो, हमने उसका अध्ययन किया। आई थिंक आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है, आप एक मैसेज छोड़ें, मैं आपको कांटेक्ट करूंगा और कोई भी प्रॉब्लम होगी उसको समझाने की कोशिश करेंगे। पुनः दोबारा हम बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा अपना। इस महामारी के काल में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिएगा, साबुन से हाथ बार बार धोते रहिएगा, भीड़ में जाएं मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। आप बहुमूल्य हैं हमारे लिए, समाज के लिए, इस देश के लिए। तो स्टूडेंट्स, अपना विशेष ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ओके ओके स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू वेरी मच।